नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। करौली कांड पर अपडेट आपको दे दें। करौली उपद्रव में निर्दलीय पार्षद के नाम का खुलासा हुआ है। निर्दलीय पार्षद की भूमिका सामने आई है। एफआईआर में निर्दलीय पार्षद का नाम शामिल है। निर्दलीय पार्षद मतलूब अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आरोपी निर्दलीय पार्षद अभी फरार चल रहा है। अभी तक की स्थिति यह है कि 20 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 7 गिरफ्तारियां आज हुई हैं और 13 आरोपियों को 2 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। तो करौली मामले में अपडेट यह है कि निर्दलीय पार्षद का नाम भी सामने आया है और उनका नाम है मतलूब अहमद। एफआईआर में नाम है और आपको बता दें कि फिलहाल निर्दलीय पार्षद जो है वो फरार है। आज 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 200 लोग उपस्थित थे, तो उसमें कई समस्याओं के समाधान और फीडबैक लोगों ने प्रस्तुत किया। इसके संबंध में लगातार कार्रवाई की जा रही है। एफआईआर इसमें दर्ज हो चुकी है। मुकदमे के निस्तारण के लिए एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है और इस मुकदमे की जांच एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी को दी गई है। इसमें करीब 1 दर्जन लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। करीब 30 से 35 लोगों को इसमें पाबंद भी कराया जा चुका है। कर्फ्यू की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है और जो बाकी मुलजिम हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व थे, शामिल थे, उनके खिलाफ भी टीमें बनाकर जगह जगह दबिश दी जा रही है और उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, क्या अपडेट? निर्दलीय पार्षद का नाम भी अब सामने आ गया है। जी अभिषेक, बताना चाहूंगा इस पूरे मामले में पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उन्हें 13 लोग गिरफ्तार किए हैं और करीब आधा दर्जन लोगों को आज फिर से उन्होंने गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि एक निर्दलीय पार्षद है अब मतलूब अहमद, जिनका नाम प्रमुख साजिशकर्ता के तौर पर बताया जा रहा है। हालांकि अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस टीम गठित कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। जो आरोपी पार्षद है वो निर्दलीय पार्षद है और करौली नगर परिषद के वार्ड नंबर 35 का पार्षद बताया जा रहा है। पुलिस लगातार उसकी तलाश के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। इसके साथ ही जो पुलिस अन्य लोगों से पूछताछ में जो नाम सामने आए उनकी तलाश में भी जगह जगह जाकर दबिश दे रही है और गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। साथ ही पुलिस ने जो शहर में अमन चैन बहाली के लिए लगातार गश्त कर रही है और 15 पॉइंटों पर पुलिस तैनात की गई है। जी अभिषेक। धर्मेंद्र, जैसा आपने बताया कि ये जो वार्ड पार्षद है वो वार्ड संख्या 35 का है और ये जो हंगामा बरपा वो वार्ड संख्या कितना है? जी बताना चाहूंगा, ये जो हंगामा हुआ वो भी वार्ड नंबर 35 के अंतर्गत कुछ हद तक उसके अंदर आता है। कुछ अन्य वार्डों की सीमा भी उससे लगी हुई है और तो इस तरह से देखा जा सकता है कि वार्ड नंबर 35 से सहित कई वार्ड जो सड़क है वो हिस्सों में बटे होने के कारण अलग अलग उस हिस्सों में बटे होने के कारण अलग अलग एरिया से होकर गुजरती है। जी अभिषेक। तो धर्मेंद्र, अभी तो फिलहाल ये फरार चल रहा है, तो इसके विषय में कोई जानकारी है कि ये फरार कब हुआ है? जिस दिन हंगामा बरपा उस दिन शहर में था, नहीं था? देखिए, अभी पुलिस ने प्राथमिक जो पूछताछ है जिन लोगों को गिरफ्तार किया था उन लोगों से पूछताछ के बाद इसका नाम सामने आया है। उसी के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और उसके नाम से एफआईआर दर्ज की है। तो उसके अब जब वो उसकी गिरफ्तारी होगी, आमने सामने बैठाकर अन्य आरोपी जो है उनसे पूछताछ की जाएगी। उसके बाद ये खुलासा होगा कि उस समय जब हंगामा बरपा तब उस समय मौके पर मौजूद था या करौली से बाहर था और कब यहाँ से भागा है और कहाँ जाकर छुपा है। ये चीजें जब इसकी गिरफ्तारी होगी, आमने सामने अन्य आरोपी के साथ बैठकर पूछताछ की जाएगी, उसमें खुलासा होगा। जी अभिषेक। बिल्कुल धर्मेंद्र, और इन सब के बीच स्थिति वहां की इस वक्त क्या है वो भी जरा सा आप बता दें कि वहां पे अभी वर्तमान में हालात क्या हैं, क्योंकि कर्फ्यू का डेट भी बढ़ा दिया गया है, नेटबंदी की तारीख भी बढ़ा दी गई है, तो ऐसे में स्थिति वर्तमान वहां क्या? देखिए अभिषेक, वर्तमान में बताना चाहूंगा पुलिस लगातार गश्त कर रही है, अमन चैन बहाली के लिए प्रयास कर रही है। साथ ही अभी हालांकि तनावपूर्ण शांति है, लेकिन शांति है। ठीक है धर्मेंद्र, आप डिटेल इसका बताइएगा। 1 मिनट आप लाइन पे रहिएगा। अभी इस मामले को लेकर के, पार्षद के मामले को लेकर के एसपी ने क्या कुछ कहा है वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं। सामने आए उसके संबंध में गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है और जो भी लोग हैं जो बाकी बचे हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। सर, कोई पार्षद का नाम है? धन्यवाद। जिनकी आप बात कर रहे हैं
उनको FIR में नामजद कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन भी कर दिया गया है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन या पुलिस किसी भी तरह के दबाव में नहीं है। इसमें जिन लोगों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, चाहे किसी भी जाति, समुदाय, समाज किसी के भी हों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो धर्मेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, उससे पहले हम आपको सुना रहे थे एसपी साहब क्या कुछ कह रहे थे। धर्मेंद्र, हाँ, स्थिति बताइए। जी, बताना चाहूंगा अभी यहाँ तनावपूर्ण शांति है। हालांकि कुछ एक जगह से छुटपुट घटनाओं की सूचनाएं जरूर मिली थी, लेकिन पुलिस ने उन सभी जो घटनाओं की जो सूचनाएं मिली थी उनको नकारा है और इस तरह से अभी तक कहें तो पूरी तरह तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। लेकिन 2 तारीख के बाद यहाँ कोई भी बड़ी घटनाक्रम देखने को नहीं मिला है, जिससे अपन कह सकते हैं कि लोगों में धीरे धीरे अमन चैन की ओर बढ़ने लगे। जी चलिए, ये राहत की बात है और ऐसा ही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं करौली से बड़ी खबर आपको यह भी बता दें कि कर्फ्यू 7 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 7 अप्रैल तक कर्फ्यू जारी रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, करौली में वर्तमान स्थिति को देखते हुए कर्फ्यू में फिलहाल कोई ढील नहीं दी जा रही है और जो कर्फ्यू की समय सीमा है उससे बढ़ा करके अब 7 अप्रैल तक के लिए कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर की तरफ से ये आदेश जारी कर दिए गए हैं कि करौली में कर्फ्यू 7 अप्रैल तक रहने वाला है। और करौली के मामले में एक और अपडेट आपको दे दें कि इसको लेकर के कांग्रेस ने भी अपनी एक टीम गठित कर दी है। पीसीसी ने गठित की है 3 सदस्यीय टीम, जिनमें जितेंद्र सिंह, रफीक खान, ललित यादव शामिल है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर यह टीम गठित की गई है। यह टीम संभव है कि कल करौली जाएगी और वहां पे स्थिति का जायजा लेगी। तो कल यह टीम करौली जा सकती है और वहां जाकर के हालात के बारे में जायजा लेगी। वहीं करौली कांड में पीएफआई कनेक्शन भी सामने आया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया है, पीएफआई को बवाल की जानकारी 1 तारीख को कैसे हो गई थी? पुलिस प्रशासन मूकदर्शक क्यों बनकर बैठा रहा? करौली कांड की न्यायिक जांच होनी चाहिए, यह कहा है बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने। सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए कि पीएफआई जैसी आतंकी संस्थान को तो परमिशन मिल जाती है मार्च निकालने के लिए, परंतु जब हिंदू शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं हिंदू नववर्ष और हिंदू नवरात्रि के लिए, तो उन पर इस प्रकार के जिहादी तत्व हमला कैसे करते हैं? पुलिस प्रशासन क्यों मूकदर्शक बनकर बैठा रहता है? पीएफआई को इसकी जानकारी 1 तारीख को ही कैसे थी कि यह हमला होने वाला है? क्या यह संयोग था या ये सोची समझी साजिशन प्रयोग था कि इस प्रकार का हमला हो? और क्या सरकार और प्रशासन की ओर से इसमें किसी प्रकार की स्वीकार्यता या मिलीभगत थी? इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। वहीं इस मामले पर पीएफआई ने सरकार से इस मामले के असली गुनहगार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीएफआई की ओर से जनरल सेक्रेटरी अनीस अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमने इस तरह की घटनाओं को लेकर 2 दिन पहले ही राज्य सरकार को पत्र लिखकर चेताया था। उसके बावजूद प्रशासन की ओर से इस तरह के मामलों में लापरवाही बरती गई। पीएफआई ने राज्य सरकार से आगजनी में पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग की है। ब्यावर मामले पर पीएफआई ने कहा कि वहां 2 लोगों की निजी लड़ाई को सामुदायिक रंग दे दिया गया। इस तरह की जो घटनाएं हैं, इसका पूर्वानुमान वहाँ का प्रशासन लगा सकता था और इन घटनाओं को समय रहते रोका जा सकता था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही कहें इसको या जो भगवा संगठनों की पुष्टपनाही हम इसको कह सकते हैं। हमने देखा दूसरी जो घटना हुई ब्यावर के अंदर, एक मामूली सी कहा सुनी थी, उसको जो है सांप्रदायिक रंग दिया गया क्योंकि एक उसमें दूसरा संप्रदाय का था जिसकी बाइक थी जिसको टक्कर लगी और जो टक्कर लगाने वाला था दूसरे संप्रदाय का था। और बात सिर्फ चलिए ये छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन इसको सांप्रदायिक रंग देने वाले
और उसमें एक आदमी की मौत भी हो गई। चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा में राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार को घेरा। सीपी जोशी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। राजस्थान में जिस प्रकार से तुष्टीकरण की नीति चल रही है, हिंदू नववर्ष के भारत नववर्ष के जब जुलूस पूरे प्रदेश भर में देश भर में निकल रहे थे, तब राजस्थान के करौली जिले में और भी कई स्थानों पर जब शांतिपूर्वक शोभा यात्रा निकल रही थी, हजारों की संख्या में लोग अपने नववर्ष को मना रहे थे। ऐसे में वहां पथराव किया गया, आगजनी की गई, दुकानों में आग लगा दी गई। और इतना ही नहीं, करौली नहीं, राजस्थान के अनेक स्थानों पर जानबूझकर इस प्रकार के उपद्रवी असामाजिक तत्वों ने शांतिपूर्वक निकल रहे जुलूस के ऊपर पथराव किया गया। क्या प्रदेश में अभी से इलेक्शन पॉलिटिक्स शुरू हो गई है? क्या मरुधरा अभी से इलेक्शन मोड में आ गई है? क्या दंगे और तनाव चुनावी बिसात के संकेत हैं? ये रिपोर्ट देखिए। ये आग लगाने के लिए आते हैं, पूरे देश में आग लगा रहे हैं, आए आग लग गई। बहुत खतरनाक दौर चल रहा है देश के अंदर। इनका संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोकतंत्र यकीन में बार बार कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम कर दिया देश के अंदर। हिंदू कौन नहीं है? हिंदू होने का हमें गर्व है। महात्मा गांधी ने कहा था हिंदू होने का मुझे गर्व है। अपने धर्म को सब मानो और दूसरे धर्म का मान सम्मान करो, ये तो सही बात है। प्रधानमंत्री को चाहिए आगे आके नेशन को संबोधित करे, कंडेम करे वो हिंसा को, चाहे हिंसा किसी के पक्ष की धारा हो। कानून का राज स्थापित रहे देश के अंदर। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई धर्म का आदमी हो, अगर वो एंटी सोशल एलिमेंट है उसको सजा मिलनी चाहिए। बेईमान करने वाले लोग एंटी सोशल एलिमेंट है, इनके कभी तकलीफ नहीं होती है, चोट उनको नहीं लगती है। चोट लगती है जो निर्दोष लोग होते हैं, बेचारे समझते नहीं। हम तो जुलूस में आए थे। एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी पर जमकर बरसे। सीएम ने साफ साफ कहा कि करौली हिंसा संकेत है कि बीजेपी प्रदेश को अभी से चुनावी मोड में ले आई है। परंतु ये मैं कह सकता हूँ, अभी से ही बीजेपी इलेक्शन मोड में आ गई राजस्थान के अंदर। जेपी नड्डा का ये आना, अमित शाह जी आने वाले हैं, तो बीजेपी अभी से ही राजस्थान को इलेक्शन मोड पे ले आई है। सीएम गहलोत ने प्रदेशवासियों को आगाह किया कि वो ऐसे हथकंडों से बचकर रहें और सूबे में शांति बनाए रखें। मैं अपने प्रदेश में मुख्यमंत्री हूँ, तो मेरी ड्यूटी है हमारा प्रदेश शांति, सद्भावना, भाईचारे के साथ रहे। सीएम गहलोत यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से हाहाकार मचा है, लेकिन बीजेपी के लिए तो बुलडोजर इश्यू है। महंगाई की मार बहुत भयंकर है, बेरोजगारी तो हद पार कर चुकी है, हाहाकार मचा हुआ युवाओं के अंदर। उसकी तरह वो इश्यू नहीं है देश के लिए। इश्यू वो नहीं है, इश्यू है बुलडोजर इश्यू है, फेक एनकाउंटर इश्यू है। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाली बीजेपी को सीएम गहलोत ने करारा जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस का सच क्या है वो खुद नितिन गडकरी ने बताया है। सच तो यही है कि कांग्रेस मुक्त की बात करने वाले खुद ही मुक्त हो जाएंगे। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर सुसाइड केस में बड़ा अपडेट यह है कि मुख्य आरोपी बल्ल्या जोशी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। एएसपी दिनेश शर्मा ने यह वारंट जारी किया है। सभी डीएसपी एसएचओ को टास्क दिया गया है। 10 अप्रैल तक बल्ल्या को गिरफ्तार करने का टास्क दिया गया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पीपीपी की अर्जी खारिज कर दी। साथ ही पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद में जो कुछ भी हुआ उसकी समीक्षा जरूरी है। दरअसल संसद ने रविवार को इमरान खान के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।
सीएम गहलोत ने आज मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट वैन का शुभारंभ किया। यूनिट को सीएम गहलोत ने हरी झंडी दिखाई। बढ़ते अपराधों पर सीएम गहलोत ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, हमारी आलोचना हो रही है, जबकि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार अपराध राजस्थान में कम हुआ है। विपक्ष के लोग जानबूझकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। करौली हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सवाल उठाए। कहा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। सरकार को इस हिंसा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। संसद भवन की लाइब्रेरी बिल्डिंग में देश के स्वतंत्रता संग्राम पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। केंद्रीय मंत्री और कई दलों के सांसद मौके पर मौजूद रहे। भरतपुर के रुदावल थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा ठाकुर में ग्रामीणों ने जेईएन के साथ मारपीट कर घायल किया था। आज पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह अस्पताल पहुंचे और घायल से हालचाल जाना। जोधपुर में कचरा संग्रहण गाड़ी के चालक की लापरवाही के चलते एक शख्स को जान गंवानी पड़ी। कोटा में पेट्रोल डीजल रसोई गैस के साथ के दामों के साथ महंगाई भी बढ़ी है। इसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर मार्च निकाला और जमकर प्रदर्शन किया। आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल दिखा है। पेट्रोल में 44 पैसे, डीजल में 42 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। लेक सिटी में हर साल की भांति इस साल भी ओम मित्र मंडल की ओर से बड़ा भोईवाड़ा क्षेत्र में दातन हेला का कार्यक्रम रखा गया था। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पीपीपी की अर्जी खारिज कर दी। साथ ही पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद में जो कुछ भी हुआ उसकी समीक्षा जरूरी है। दरअसल संसद ने रविवार को इमरान खान के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। सीएम गहलोत ने आज मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट वैन का शुभारंभ किया। यूनिट को सीएम गहलोत ने हरी झंडी दिखाई। बढ़ते अपराधों पर सीएम गहलोत ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, हमारी आलोचना हो रही है, जबकि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार अपराध राजस्थान में कम हुआ है। विपक्ष के लोग जानबूझकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। करौली हिंसा को लेकर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात राजस्थान रोडवेज के बढ़ते घाटे की। राजस्व के मामले में रोडवेज अब भी फिसड्डी बनी हुई है। पिछले 3 सालों में रोडवेज का घाटा 500 करोड़ के पार जा चुका है। हालांकि रोडवेज की तरफ से डीजल के बढ़ते दाम, मरम्मत पर अधिक खर्च, कोविड-19 के कारण रोडवेज के संचालन पर पड़े असर के साथ ही किराए की कम राशि को जिम्मेदार बताया जा रहा है। बहरहाल सरकार पूरी तरह से रोडवेज के साथ खड़ी है और कोशिशें अब भी जारी हैं। घाटे से उबारने के लिए जिस उपाय पर लंबे समय से सुझाव दिए जा रहे हैं, उनमें से एक ये है कि दूसरे राज्यों की तर्ज पर टिकट के पैसों को बढ़ा दिया जाए। लेकिन राजस्थान रोडवेज विभाग ने फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं किया है। आपको बता दें कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का किराया पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र की तुलना में अभी भी कम है। राजस्थान रोडवेज अपनी सेवाओं में बेहतरी करते हुए लोगों को अच्छी सुविधा देने के लिए तत्पर हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन अभी बीच में हाल ही कोरोना के कारण से काफ़ी सेवाएं हमारी बंद थी। उन सेवाओं को हमने अभी हाल ही वापस पूर्णतः चालू कर दिया है। इसके अलावा भी हमने ग्रीष्मकालीन समय सारणी 1 अप्रैल से लागू की है। उसमें हमने किलोमीटर, ट्रिप और सेवाओं में बढ़ोतरी की है। अन्य राज्यों में तो हम बढ़ोतरी नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपस में पारस्परिक समझौता होता है उसमें उतनी ही सेवाएं चलाई जा सकती है जितनी सेवाओं पे हम एग्रीमेंट हमारा है। प्रदेश में अब गर्मी अनकंट्रोल होती जा रही है। पश्चिमी राजस्थान में लू के थपेड़ों ने लोगों को झुलसा दिया है। एक और जहां अगले 1 सप्ताह राहत मिलने के आसार नहीं है, तो 48 घंटों के बाद पारे में और बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में गर्मी का दौर आगे भी जारी रहेगा। वहीं प्रदेश में चल रहे हीट वेव के चलते चिकित्सक लोगों को गर्मी से बचने की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर्स के अनुसार सीधे धूप के संपर्क में आने से बचना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लेते रहने से गर्मी से बचा जा सकता है। दिनों की बात करें तो फिलहाल राजस्थान में वेस्टर्ली विंड्स का प्रभाव लगातार बना रहेगा।
यानी अगले एक सप्ताह के दौरान कोई वेस्टर्न डिस्टरबेंस दिखाई नहीं दे रहा है। राजस्थान में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा और तापमान की यदि बात करें तो अब भी अगले 48 घंटों तक राजस्थान में तापमान में कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं होगा। यानी जो हीट वेव और सीवियर हीट वेव की परिस्थिति बनी हुई है वो आगामी दिनों में भी कंटिन्यू रहेगी। 48 घंटों के बाद यदि देखें तो तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है, यानी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस और तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। तो कुल मिलाकर अभी भी अगले एक सप्ताह के दौरान अधिकतम तापमान जो है वो राजस्थान के ज्यादातर भागों में 41 से 43 डिग्री के आसपास कंटिन्यू रहेगा। वेस्ट राजस्थान में लगभग ज्यादातर स्थानों पर मैक्सिमम हीट वेव और कहीं कहीं सीवियर हीट वेव की परिस्थिति कंटिन्यू रहेगी। अब आपको मिलवाते हैं बाड़मेर के एक ऐसे मैकेनिक से जिनके शौक की वजह से सब उनकी मुरीद हो गए हैं। साथ ही बाड़मेर से लेकर दिल्ली तक उनकी तारीफ हो रही है। जिसने भी इस तस्वीर को देखा उसके मुंह से बस यही निकला, अद्भुत, अद्वितीय, अविश्वसनीय। प्रधानमंत्री मोदी की इस तस्वीर की तारीफ यूं ही नहीं हो रही। गौर से देखिए इस तस्वीर को। इसमें पीएम मोदी की तमाम सफलताओं की कहानी है। इसमें कश्मीर है तो राम मंदिर भी है, 3 तलाक की चर्चा है तो सर्जिकल स्ट्राइक और राफेल तक है। ये तस्वीर बनाई है बाड़मेर में सिवाना के रहने वाले जयेश सुथार ने। यूं तो जयेश एक मैकेनिक हैं, लेकिन पेंटिंग के शौक ने उन्हें पेंटर के तौर पर पहचान दिला दी है। खासकर पीएम मोदी की इस तस्वीर की वजह से सब उनकी कला के मुरीद हो गए हैं। मोदी जी के कार्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। वो चाहे कोई भी कार्य हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, देश के लिए जो कार्य किए, देश के विकास के लिए जो कार्य किए, उन सब कार्य से बहुत प्रभावित था। उससे मैं 2-4 बड़े आर्टिस्ट के स्केच देखता था इंस्टाग्राम पे, तब मुझे लगा कि इस टाइप के एडिटेड स्केच बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो मैंने उस स्केच को लिया और नरेंद्र मोदी जी की 4-5 और ज़्यादा फोटो ली और उसको उस स्केच में डाला। और उनके जो भी जनहित कार्य थे उन सब कार्य को उस स्केच में डाला और मैंने स्केच बनाया। जयेश की इस पेंटिंग को सोशल मीडिया पर खूब लाइक्स और कमेंट मिल रहे हैं। सबसे पहले सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल ने इस तस्वीर को ट्वीट किया था। उसी के बाद ये वायरल हो रही है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, गजेंद्र सिंह शेखावत, संजीव बालियान और कैलाश चौधरी जैसे नेताओं ने इस तस्वीर की तारीफ की और इतनी तारीफ की कि जयेश का खुश होना तो बनता ही है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं इससे पहले भी बहुत ज़्यादा स्केच बना चुका हूँ, लेकिन इतनी पॉपुलरिटी में तो किसी स्केच में नहीं मिली जितनी इसमें मिली है। जयेश को पहचान पीएम मोदी की तस्वीर से मिली है और अब जयेश की कोशिश है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें ये तस्वीर खुद भेंट करें। देखते हैं जयेश की ये कोशिश कामयाब हो पाती है या नहीं। प्रेमदान, न्यूज़ 18 राजस्थान, बाड़मेर। आईएएस टीना डाबी का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है। इस वीडियो में टीना डाबी अपने दोस्तों के साथ गाना गाती दिख रही हैं। वीडियो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी का है। वीडियो उनकी ट्रेनिंग के दौरान का है। अब टीना डाबी की दूसरी शादी की खबरों के बीच ये वीडियो भी काफी शेयर किया जा रहा है। वीडियो में आईएएस टीना डाबी अपने दोस्तों के साथ हम रहें या ना रहें गाना गा रही हैं। अब करीब 4 साल बाद एक बार फिर आईएएस टीना का यह वीडियो शेयर किया जा रहा है। वीडियो के शेयर होते ही सोशल मीडिया पर टीना का गाया गाना वायरल हो गया। याद आएंगे ये पल पल, ये है प्यार के पल। याद आएंगे ये पल पल, ये है प्यार के पल। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।